हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बेहतर होंगे। हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था भारतीय मरुस्थल। इसके पहले हम ये दोनों क्षेत्र पढ़ चुके हैं, हिमालय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। पिछली क्लास में हमने पठारी क्षेत्र को पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय मरुस्थल। दोस्तों, भारतीय मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, मुख्यतः राजस्थान में। ये राज्य राजस्थान है, जो कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे बड़ी जो इसमें अरावली पर्वत है, वह सर्वाधिक लंबाई में राजस्थान में ही है। वैसे तो अरावली पर्वत 3 राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में स्थित है अरावली पर्वत। ये दोस्तों अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत के पश्चिम में भारतीय मरुस्थल स्थित है। भारतीय मरुस्थल, अरावली पर्वत के पश्चिम में भारतीय मरुस्थल स्थित है। दोस्तों, ये अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत जिसकी लंबाई 670 किलोमीटर की है। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत तीन राज्यों में विस्तारित है। गुजरात, राजस्थान एवं दिल्ली। दिल्ली में मजनू की टीला तक स्थित है। दोस्तों, अरावली पर्वत की पहाड़ी के जो भारतीय मरुस्थल है, वह अरावली पहाड़ी के पश्चिमी ओर स्थित है। भारतीय मरुस्थल ये बालू के टिब्बों से ढका हुआ तरंगित क्षेत्र है। ये भारतीय मरुस्थल जो है, भारतीय मरुस्थल बालू से ढका हुआ, भारत बालू के टिब्बों से, भारतीय मरुस्थल बालू के टिब्बों से ढका हुआ भाग है। ढका हुआ भाग है। दोस्तों, जो भारतीय मरुस्थल है, ये बालू से ढका हुआ भाग है जो तरंगित होती है। तरंगे मतलब आप देखेंगे तो यहाँ पे इस टाइप की तरंगे होंगी रेत की, उनसे ढका हुआ ये भाग है। और इसका अगला पॉइंट है, इसे इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस क्षेत्र में 150 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दोस्तों, भारतीय मरुस्थल यानी कि इंडियन हाउस डिजर्ट में 150 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दोस्तों, जैसलमेर शहर है इसका, जैसलमेर, इसमें 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। से भी कम वर्षा होती है। से भी कम वर्षा होती है। यहाँ जैसलमेर एक शहर है राजस्थान का, जैसलमेर। जैसलमेर में दोस्तों 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर। वर्षा के समय कुछ सरिताएं और दिखती हैं। दोस्तों, यहाँ पे नदियां बहुत ही कम है। वर्षा के समय राजस्थान में वर्षा के समय
कुछ सरिताएं दिखती हैं एवं वर्षा के पश्चात ये सरिताएं ये सरिताएं लुप्त हो जाती हैं। दोस्तों जब वर्षा होती है तब कुछ छोटी छोटी नदियां दिखती हैं राजस्थान में, या हम कह सकते हैं भारतीय मरुस्थल में कुछ छोटी छोटी जो नदियां हैं वे हमें देखने को मिलती हैं। किंतु जैसे ही वर्षा का मौसम जाता है, यानी कि जब मानसून आता है तो ही तो जब मानसून आता है तो ही कुछ छोटी छोटी नदियों का निर्माण होता है, यह हमें देखने को मिलती है। वर्षा जाने के पश्चात नदियां भी लुप्त हो जाती है, क्योंकि तेज हवा या गर्म हवाओं के चलने के कारण तेज व गर्म हवाओं के चलने के कारण उनमें रेत भर जाती है उस जगहों पे जिनमें बरसात के समय में पानी बहता है। तो जब वहाँ शुष्क मौसम होता है बरसात का मौसम जाने के पश्चात, तो वहाँ पे जो नदियाँ होती हैं वे भी लुप्त हो जाती हैं। राजस्थान की राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है। लूनी नदी है जिसकी लंबाई 495 किलोमीटर की है। जिसकी लंबाई 495 किलोमीटर की है। दोस्तों राजस्थान की सबसे लंबी जो नदी है वह लूनी नदी है, जिसकी लंबाई 495 किलोमीटर है। ये नदी राजस्थान में ये नदी राजस्थान में लूनी नदी राजस्थान में 330 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। बाकी जो इसकी लंबाई है वह गुजरात के कच्छ के रण में ये विलीन हो जाती है। नहीं दिखती कि नदी कहाँ गई, क्योंकि वह दलदली क्षेत्र है, उसमें ये खो जाती है। और गुजराती क्षेत्र में घुसने के बाद या गुजराती क्षेत्र में पहुंचने के बाद जो लूनी नदी है वह समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, वह वहीं कहीं गुम या खो जाती है या वह नहीं दिखती है, कच्छ के रण में मिल जाती है। बरकान दोस्तों अर्धचंदाकार क्षेत्र होता है। यहाँ पे बरकान जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है, इस टाइप का, इसको बरकान बोलते हैं। राजस्थान में ये जब तेज हवाएं चलेंगी तब देखने को मिलेगा, ये तब देखने को मिलेगा बरकान। तेज हवाओं के चलने के कारण ये देखने को मिलता है। यदि आप जल से जैसलमेर जाएं तो आपको बरकान के समूह देखने को मिल सकते हैं। बरकान के क्षेत्र, ये सारी जो भी संरचनाएं हैं, सरिताएं हैं, छोटी छोटी नदियां भी मिलेंगी इधर, और ये तरंगे आपको तरंगित मिलेंगी। रेत देखने को मिलेगी तरंगित, जैसे तरंगे हैं ऐसे रेत देखने को मिलेगी आपको राजस्थान में। अर्धचंदाकार जिसको बरकान के नाम से जानते हैं हम लोग, वह भी यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक बॉर्डर पे देखने के लिए मिलते हैं, बॉर्डर के नज़दीक। दोस्तों जो तटवर्ती मैदान है वह हमने इसमें पढ़ लिया था, जो पठारी क्षेत्र पढ़ा था हमने, तटवर्ती मैदान हमने उसी में पढ़ लिया था। ये मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया था, पूर्व पश्चिमी घाट एवं ऐसे करके दिखाया था, ये मैंने दिखाया था आपको। ये पूर्वी घाट बना के दिखाया था इधर, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र जो मैं आपको अभी इधर पेज चला रहा हूँ ना, ये वाला क्षेत्र, इसी को बोलते हैं हम तटीय मैदान। तटीय मैदान, इसको भी तटीय मैदान ही बोलते हैं। जो पूरब में है, पूरब और पश्चिम में जो भी छोटे छोटे मैदान हैं
पश्चिमी जो मैदान है वह 30 से 40 किलोमीटर की औसत चौड़ाई है, और जो पूर्वी मैदान है उसकी औसत चौड़ाई है 80 से 100 या 60 से 100 किलोमीटर के आसपास। इन दोनों ही मैदानों को हम तटीय तटीय मैदान कहते हैं, या फिर प्रायद्वीपीय भारत का मैदान कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का मैदान कहते हैं। तटीय मैदान या प्रायद्वीपीय भारत के मैदान हम इसी को कहते हैं दोस्तों। तो ये हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था पूरा। ये हमें अभी हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि तटवर्ती मैदान हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे इसको, भारतीय द्वीप। भारतीय द्वीप समूह। दोस्तों भारतीय मुख्य स्थल के अलावा रफली मैप बना रहा हूँ दोस्तों मैं। दोस्तों भारतीय मुख्य स्थल के अलावा हमारी और भी भूमि है जिन्हें हम भारतीय द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। दोस्तों मुख्य स्थल के अलावा भारत के पास 247 द्वीप हैं। टोटल कितने द्वीप हैं मुख्य स्थल के अलावा? 247। 247 में से 204 जो द्वीप हैं वह बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं, जो कि अराकान योमा पहाड़ी का ही भाग है। दोस्तों अराकान योमा बोले तो अराकान योमा पहाड़ी बोले तो जो पहाड़ म्यांमार में है, म्यांमार के दक्षिण में है, या म्यांमार में जो पहाड़ स्थित है उन पहाड़ी को अराकान योमा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। उसी का समुद्र में उठा हुआ भूभाग है जो जो बंगाल की खाड़ी में स्थित, यानी कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वह अराकान योमा की पहाड़ी का ही हिस्सा है, जो कि समुद्र के बाहर या जल के बाहर हमें दिखता है। वह अराकान योमा की पहाड़ी का ही हिस्सा है जो कि जल के बाहर है, का ही भाग है जो कि जल के बाहर है, जो जल के बाहर उठा हुआ भाग है, जो कि जल के ऊपर उठा हुआ भाग है। एवं जो 43 द्वीप हैं अरब सागर में। दोस्तों 43 जो द्वीप हैं अरब सागर में, ये द्वीप अरब सागर में स्थित हैं, जो कि आग्नेय व रूपांतरिक आग्नेय व रूपांतरिक शैलों से बना भूभाग है, जो कि रूपांतरिक शैलों से बना भूभाग है, शैलों से बना भूभाग है। दोस्तों ये बहुत ही पुरानी जो ज़मीन है भारत में, जो प्रायद्वीपीय पठार जिस ज़मीन का या फिर जिस भी मिट्टी से प्रायद्वीपीय पठार बना है, उसी मिट्टी के बने हुए जो अरब सागर में हैं
द्वीप समूह जो अरब सागर में है, या जो द्वीप अरब सागर में है, वे उसी मिट्टी हुए जो प्रायद्वीपीय भारत की या जो दक्कन के पठार जिससे निर्मित है, उसी मिट्टी का निर्माण 43 द्वीप, उसी मिट्टी से निर्मित 43 द्वीप हैं जो कि अरब सागर में स्थित हैं, जिन्हें लक्षद्वीप समूह कहते हैं। लक्षद्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। एवं इसे जो बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, उन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। भी इतना ही था, हो गया इसका। मैं यहाँ लिख ही दे रहा हूँ। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह को अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। एवं अरब सागर में स्थित द्वीप समूह को लक्षद्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। अभी दोस्तों अपने को क्लियर हो गया कि जो 204 द्वीप हैं बंगाली खाड़ी में, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, एवं जो अरब सागर में स्थित हैं 43 द्वीप, उन्हें किस नाम से जाना जाता है। जो दोस्तों जो बंगाली खाड़ी में स्थित हैं 204 द्वीप, उन्हें हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं, जिनमें वेरन द्वीप भी है और नारकोडम द्वीप भी शामिल हैं, जो कि इनमें से एक जो निष्क्रिय है वह ज्वालामुखी है और एक सक्रिय ज्वालामुखी दोनों स्थित हैं 204 द्वीप में, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। एवं जो 43 द्वीप हैं उन्हें हम अरब सागर में जानते हैं लक्षद्वीप समूह के नाम से, और दोनों ही द्वीप समूह भारत की यूटी है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित राज्य हैं। अभी इतना ही, बाय। बाकी अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग चैप्टर 3 के साथ, अपवाह ड्रेनेज सिस्टम के साथ मिलते हैं। बाय।